अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। लीजिए पेश कर रहा हूँ मुक़द्दर का पार्ट 32। लीजिए सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए। इसलिए सभी दिलचस्पी से दुर्दाना और उरूज को देखने लगे। उरूज ने कहा, आंटी कल रात आपके बेटे को कत्ल किया गया, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको इसके कत्ल की इत्तला कब मिली थी? दुर्दाना ने कहा, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। उरूज ने कहा, मेरे सवाल का जवाब देंगी तो आपको अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। वो सोचती हुई नज़रों से इसे देखने लगी, फिर बोली, मैंने वक्त नहीं देखा था, लेकिन आधी रात से पहले मेरे बेटे ने श्री हाई हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। उरूज ने चुपते हुए लहजे में कहा, जवान बेटी की मौत से माँ का कलेजा फट जाता है। आप कैसी माँ हैं कि अपने बेटे की मौत भूलकर हमारी जासूसी कर रही हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं जानती, आपने ज़ीशान भाई की भी जासूसी की है। आपको ये भी मालूम है कि ज़ीशान भाई कल आधी रात के बाद अस्पताल गए थे। आपको शुबा है कि पाशा और ज़ीशान भाई के दरमियान गठजोड़ है और उन्होंने मिलकर आपके साहिबजादे को कत्ल किया है या कराया है। सब चौंक कर उरूज को देख रहे थे और इसकी बातें सुन रहे थे। दुर्दाना ने चीख कर कहा, तुम बकवास कर रही हो, अभी ज़ीशान पर कोई शुबा नहीं कर रही हूँ। आप बुजुर्ग होकर हमारे सामने झूठ बोल रही हैं। आपने यहाँ आने से पहले पाशा से फ़ोन पर बातें की और इसे चैलेंज किया था, जिसके जवाब में पाशा ने आपको यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि ज़ीशान भाई से इसका कोई गठजोड़ नहीं है। भाईजान तो इसके ख़िलाफ़ हैं, इससे इनकी कोई दोस्ती नहीं है। दुर्दाना बेगम ने ज़ीशान को देखा, बेटे तुम यकीन करो ना करो, ये उरूज बहुत ही मक्कार है। मैं पाशा को जानती ज़रूर हूँ, लेकिन इस हद तक नहीं कि मुझे इसका फ़ोन नंबर भी मालूम हो। मैंने इससे कोई बात नहीं की है। उरूज ने खंदे उचका कर कहा, फिर तो मैं यही कहूँगी कि हम दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है। ज़ीशान ने उरूज को नागवारी से देखते हुए कहा, और मैं जानता हूँ कि तुम ही झूठ बोल रही हो। कल रात मैंने तुम्हारा असल रूप देख लिया है और आज मैं ऐनी से तुम्हारे बारे में बात करने वाला था। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे पहले ऐनी के पास पहुंचकर क्या कुछ कह चुकी हो और कैसी उल्टी सीधी बातें बनाकर इसका एतमाद हासिल कर चुकी हो। ऐनी ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, भाईजान मैं कोई नादान बच्ची नहीं हूँ कि मुझे बहकाएगी और मैं बहक जाऊँगी, और तुम कोई दादी अम्मा भी नहीं हो। तुम तो जानती हैं कि लोग किस तरह एक चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपा कर रखते हैं। ये ज़बान तुम्हें सहेली कहती है, लेकिन ज़बरदस्त दर पर्दा धोखा देती रहती है। आप दुरुस्त कहते हैं, इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसकी ज़बान पर एतमाद नहीं करना चाहिए। खुद आपकी मिसाल सामने है। आप जिस ज़बान से इसे बहन कहा करते थे, आज इसी ज़बान से इस पर बदकारी और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुँह ज़बानी बहन खाने वाले भाई तो ना हुए, दुश्मन हुए। मैंने कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया है। ऐनी ने धुंधले से ज़ीशान को देखा, फिर पूछा, क्या आप इस इल्ज़ाम को सच साबित कर सकेंगे? वो उरूज को घूर रहा था, फिर ऐनी से बोला, कल मुझसे गलती हो गई, मैंने जल्दबाजी की। अगर इंतज़ार करता, कुछ देर के बाद इसको क्वार्टर में जाता तो मेडिकल रिपोर्ट के ज़रिए साबित कर देता कि तुम्हारी ये सहेली बदतरीन गुनाहगार है। ऐनी ने चीख कर कहा, बस करें भाईजान, अपना सबूत। आप ऐसा शर्मनाक इल्ज़ाम ना लगाएं। आप मुझे बहन कहते हैं, अपनी बहन के सामने किसी सबूत के बगैर एक लड़की पर बहतान लगाते हैं। बहतान लगाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। बेगम आफ्ताब ने कहा, ताजुब है बेटी, तुम अपने भाई से लड़ रही हो। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि पाशा आधी रात को तुम्हारी सहेली से मिलने क्वार्टर में क्यों गया था? वो बोली, पाशा खुद नहीं गया था, मैंने इसे उरूज के पास भेजा था। सब ने चौंक कर इसे देखा। ज़ीशान ने हमदर्दी से कहा, ऐनी मैं जानता हूँ उरूज तुम्हें अच्छी तरह शहरज़दा कर देगी और तुम हमेशा की तरह इस पर अंधा एतमाद करोगी,
इस वक्त तुम झूठ बोल रही हो और मेरे लगाए हुए इल्ज़ाम को गलत साबित करने के लिए झूठ बोल रही हो। फिर वो एक ज़रा तवक़्फ़ुफ़ से बोला, तुम बचपन से देखती आ रही हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और हर मामले में तुम्हारी हिमायत करता हूँ। तुम अपने दिल पर हाथ रख कर ये सोचो कि ये मोहब्बत करने वाला भाई तुम्हें एक सच्ची मोहब्बत करने वाली सहेली से क्यों जुदा करेगा, क्यों ख्वाह मौका इसे दुश्मनी करेगा। जिस दिन इसके भाई हशमत ने तुम्हारी इज़्ज़त पर हमला किया था, मुझे इसी दिन इसके घर वालों से नफ़रत हो गई थी। मैं सिर्फ तुम्हारी खातर उरूज की इज़्ज़त करता रहा, लेकिन कल रात ये भी मेरी नज़रों से गिर गई। इसके बावजूद ये देखो कि मैंने इसे यहाँ आने से नहीं रोका। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूँ कि मेरी किसी भी अमल से तुम्हें कोई सदमा या नुकसान ना पहुँचे। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं डैडी और फूफी जान तुम्हारे बुज़ुर्ग हैं। हम सब फैसला करेंगे कि उरूज को यहाँ आना चाहिए, तो तुम्हारे हमें फ़ैसले के सामने सर झुकाना होगा। बेशक आप अभी हुक्म दें कि उरूज को यहाँ नहीं आना चाहें, ये अभी चली जाएगी। मैं इस घर में बुज़ुर्गों का हुक्म मान लूँगी, लेकिन इसके साथ मैं भी चली जाऊँगी। फलक आफ्ताब ने कहा, ना तुम यहाँ से जाओगी ना उरूज जाएगी। हमें इसके यहाँ आने पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन पाशा जानी यहाँ नहीं आएगा। अगर तुम इसे पसंद करती हो तो हम बुज़ुर्गों का फ़र्ज़ है कि हम इसके बारे में अच्छी तरह छानबीन करें, इसकी पूरी हिस्ट्री मालूम करें। फ़िलहाल इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वो काबिल कबूल नहीं है। हम मज़ीद मालूम हासिल करेंगे। अगर वो वाकई तुम्हारे शान होगा तो हम कभी इसे दामाद बनाने से इनकार नहीं करेंगे। आइनी ने कहा, आप जानते हैं कि मैं बालिग़ हूँ, अपने मुस्तक़बिल का कोई भी फ़ैसला ख़ुद कर सकती हूँ। आप अभी अंकल को फ़ोन करें, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। सब ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। वो बड़े ठहरे हुए लहजे में बोली, जो फ़ैसला होता है वो आज ही हो जाए तो बेहतर है। फलक आफ्ताब ने गहरी संजीदगी से कहा, हो मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। वकील अखलाक अहमद को यहाँ पर बुलाकर इस मामले को सुलझाना होगा। इसने रिसीवर उठाकर इनके नंबर मिलाए। ऐनी अपनी से उठकर टेलीफोन के करीब आ गई। फलक आफ्ताब ने रिसीवर होते हुए रिसीवर इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो इसे कान से लगाकर सुनने लगी। दूसरी तरफ से वकील अखलाक अहमद की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, बैरिस्टर अखलाक अहमद स्पीकिंग। वो सलाम के बाद बोली, अंकल मैं ऐनी बोल रही हूँ। हाँ बेटी बोलो। आपने डैडी की वसीयत सुनाने के साथ साथ इस वसीयत के 2 हिस्से हैं कहा था। इस वसीयत के 2 हिस्से हैं। दूसरा हिस्सा इस वक्त मुझे चाहिएगा जब मैं बालिग़ हो जाऊंगी और शादी का फ़ैसला करूंगी। जिस दिन मंगनी होगी इस दिन आप वसीयत का दूसरा हिस्सा सुनाएंगे। हाँ बेटी, इस वसीयत का दूसरा हिस्सा मेरे पास महफूज है। तुम्हें जल्द से जल्द अपनी शादी का फ़ैसला कर लेना चाहिए। अंकल मैंने यही कहने के लिए फ़ोन किया है। शादी का फ़ैसला कर चुकी हूँ। डैडी की वसीयत के मुताबिक अपनी पसंद से शादी कर रही हूँ और आज ही मंगनी की रस्म अदा की जाएगी। वो एकदम से चौंक गए। वो क्या ड्राइंग रूम में बैठे हुए सभी अफराद चौंक गए थे। ज़ीशान के कहने के लिए मुँह खोला तो इस्मा ने इसका पाँव दबाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। फलक नाज के अरमानों पर तो जैसे अरमानों पर पानी पड़ गई थी। बेगम आफ्ताब की हालत भी अपनी ननद से जुदा नहीं थी। वकील ने फ़ोन पर ऐनी से कहा, बेटी क्या इस फैसले का तुम्हारे बुज़ुर्गों को इल्म है? तुमने इनसे कोई मशवरा किया है? इसने एक एक की सूरत देखते हुए कहा, हाँ इल्म है, मगर इन्हें मेरी पसंद पर एतराज़ है। लेकिन मैं वही करूँगी जो बेहतर समझूँगी। इस सिलसिले में आपको बुज़ुर्गों से बातें करना चाहें तो अभी आ जाएं। इस वक्त 1 बज रहा था और मैं चाहूँगी कि शाम 6 बजे मंगनी की रस्म अदा हो जाए। ठीक है, मैं अभी 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच रहा हूँ। ऐनी ने रिसीवर रख कर कहा, वकील अंकल 1 घंटे के अंदर आ रहे हैं। सबको चुप लग गई थी। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐनी जल्द अपनी मंगनी की रस्म अदा करना चाहेगी। फलक आफ्ताब ने कहा, जाओ बेटी, वसीयत के मुताबिक तुम अपनी पसंद से शादी कर सकती हो, लेकिन इतनी जल्दी मंगनी करना क्या ज़रूरी है?
वो हतमी लहजे में बोली, आज ही मंगनी होगी, फिर पाशा इस घर के होने वाले दामाद बन जाएंगे, तब कोई इन्हें आने से नहीं रोक सकेगा। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ से ये और अमेरिका तक हमारे रिश्तेदार हैं, इन सबको इत्तला देनी होगी। रईस ख़ानदानों में रिश्तेदारों की मौजूदगी में बड़ी बड़ी तकरीबात होती हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो बदनामी होती है और तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं। ऐनी ने कहा, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, मुझे अपनी उरूज को बदनामी से बचाना है। जब मेरी मंगनी पाशा से हो जाएगी तो इसे बदनाम करने वालों की ज़बानें बंद हो जाएंगी। जीशान ने कहा, डैड, हम ऐनी को नहीं समझा सकेंगे, वकील साहब आ रहे हैं, इंतज़ार करें, शायद वो ही इसे कोई मुनासिब समझा कर बात समझाएंगे। दुर्दाना बेगम ने कहा, ऐनी ने मुझसे दूर रहने का फ़ैसला कर लिया है, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चले जाना चाहिए। वकील साहब आकर वसीयत का दूसरा हिस्सा सुनाने वाले हैं और मैं मरहूम फलक सिकंदर हयात की बेवा हूँ। मुझे यह हक़ है कि मैं इनकी वसीयत को आखिर तक सुनूँ। शायद इसमें सुनने से मुतालिक कुछ कहा गया हो, मेरे मुतालिक भी कुछ कहा गया हो। फिर वो अपनी जगह से उठकर बोली, जीशान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या तुम 10 मिनट के लिए मेरे साथ लॉन्च चल सकते हो? वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, आप मेरे साथ बरामदे वाले कमरे में आ जाएं। वो दोनों वहाँ से चलते हुए एक कमरे में आ गए और एक दूसरे के सामने सोफ़ों पर बैठ गए। दुर्दाना बेगम ने कहा, ऐनी अंधे कुएं में छलांग लगाने जा रही है, क्या हम इसे ऐसा करने की इजाज़त देंगे? मैं इसके इस अहमक़ाना फ़ैसले से परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि इसे किस तरह रोका जाए। तुम बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हो, चाहो तो इसे वक्ती तौर पर रोक सकते हो, किसी झूठे सच्चे इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके पाशा को हवालात में बंद कर सकते हो। इस तरह ना वो आज शाम को यहाँ आ सकेगा और ना ही मंगनी हो सकेगी। आंटी, ये मसले का हल नहीं है, ऐनी कल सुबह ही इसे वकील के ज़रिए इसकी ज़मानत करा लेगी। मंगनी आज ना हुई तो कल हो जाएगी, फिर मैं इसे ख्वाह-मख्वाह गिरफ़्तार करूँगा तो ऐनी और मुझे अपना दुश्मन समझने लगेगी। दोनों सर झुकाकर सोचने लगे। जीशान ने कहा, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, आपने होम मिनिस्टर के ज़रिए जवाद को रहा कराया था। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप किस तरह ऊपर वालों तक पहुंच जाती हैं, सिर्फ इतना चाहूँगा कि पाशा आज ही ये शहर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाए या इसे अगवा कर लिया जाए। तुम अपनी बहन को पाशा के क़रीब से बचाना चाहते हो, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद करूँगी। पाशा यहाँ नहीं आ सकेगा, कहीं गुम हो जाएगा, लेकिन वादा करो तुम भी मेरे बुरे वक्त में काम आया करोगे। मैं वादा करता हूँ, आप ऐनी को उरूज और पाशा से निजात दिलाएंगी तो मैं आइंदा आपके काम आया करूँगा। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, उरूज को भी ऐनी की ज़िंदगी से निकलना है, मगर फ़िलहाल मंगनी की रस्म को रोकने के लिए पहले पाशा से निमटना होगा। प्लीज़ आप अभी कुछ करें। तुम इत्मीनान रखो, मैं वकील साहब का इंतज़ार कर रही हूँ। पहले ये देखो कि इनकी मौजूदगी में क्या बातें होती हैं। पाशा की फ़िक्र ना करो, वो दूध की मक्खी की तरह यहाँ से निकल जाएगा। मुझे इसकी टैक्सी का नंबर और मकान का पता लिख कर दे दो। वो एक कागज़ पर टैक्सी का नंबर और मकान का पता लिखने लगा। दुर्दाना बेगम इसे मक्कारी से देख रही थी और दिल ही दिल में कह रही थी, इस घर के सभी लोग मुझसे दुश्मनी कर रहे थे, मेरे यहाँ आने का रास्ता बंद कर रहे थे। अब मैं सुरंग लगा रही हूँ, ये एसपी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे दोस्त बना रही हूँ। ये पाशा जानी का एड्रेस लिखा रहा है और इसका एड्रेस तो मैंने अपने दिल पर लिख लिया। ये समझता है कि इसने मेरे बेटे से जो दुश्मनी की है मैं इसे भूल जाऊंगी। ना ये इसे गिरफ़्तार करता और ना वो रिहाई पाने के बाद अगवा किया जाता और क़त्ल किया जाता। मेरे अंदर ये शुबा चीख कह रहा है कि इसी ने मेरे जवाद को क़त्ल कराया है और मैंने भी इसके घर में दोबारा घुस आने का ज़रिया इसी को बनाया है। अब बराबर मेरा आना जाना लगा रहेगा और मैं इसकी दर पर्दा साजिशों को समझती रहूँगी, फिर ऐनी के भी करीब रहूँगी। वो मुझसे कतरा रही है, शिकार तो अपने शिकारी से कतराता ही है, हाथ आकर फिसलता है और फिसल कर फिर हाथ आता है। शिकार का लुत्फ़ इसी तरह हासिल होता है। जीशान पाशा का नंबर पता
ठहर कर यूँ लिखा रहा था जैसे सोच सोच कर याद कर रहा हो और लिख रहा हो। लेकिन वह सोच रहा था, दुर्दाना बेगम, तुम सही वक्त पर आई हो। जवान बेटी की मौत ने तुम्हारी कमर तोड़ दी है। अब तुमने जितने भी ऐसे वजह ज़रिए बनाए हैं, मैं इनकी एक एक तफसील मालूम करता रहूँगा। इसीलिए तुमसे दोस्ती कर रहा हूँ। इन हालात में यही होता है, दुश्मनी भी दोस्ती की तरह की जाती है। डॉक्टर आरजू की गाड़ी आते में दाखिल हुई तो सीधा तराब अली शाह सामने ही खड़ा था। वो कार से उतरी तो वह आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए बोला, तुम डॉक्टर आरजू हो? जी हाँ, मुझे आपके बेटे हशमत ने भेजा है। मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि आओ अंदर आ जाओ। वो इसके साथ कोठी के अंदर आ गई। तराब अली ने कहा, इसकी मम्मी बेडरूम में है। इसने कहा था कि खुद बीमार जाहिर करना चाहिए। हो सकता है कोई तुम्हारा ताक़ब करता हुआ यहाँ आ जाए, तो मालूम होना चाहिए कि तुम अपनी मरीज़ा को देखने आई हो। वो दोनों ड्राइंग रूम से गुजरते हुए एक बेडरूम में आए। वहाँ बेगम शाह मैसेरी पर लेटी हुई थी। इन्हें देखते ही उठकर बैठ गई। तुराब ने आरजू के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ये तुम्हारे बेटी की पसंद है, तुम्हारी होने वाली बहू। आरजू ने अपने होने वाली सास को सलाम किया। बेगम शाह ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया। खुदा तुम्हें खुश रखे, तुमने मेरे बेटे को पनाह दी है। ऐसे बुरे वक्त में इसके आकर मेरा दिल जीत लिया है। फिर वो अलग होकर इसकी बलाएं लेते हुए बोली, अल्लाह बहुत प्यारी हो, अल्लाह बहुत प्यारी हो, डॉक्टर भी हो। हशमत कह रहा था कि तुम्हारा अपना क्लिनिक है। माशाअल्लाह, इतनी सी उम्र में तुमने इतनी बड़ी तरक्की की है। तराब ने क्या क्या खड़े खड़े ही बातें करती रहोगी। वो आरजू का हाथ थाम कर इसे मसेरी के सराय पर बिठाते हुए बोली, यहाँ बैठो मेरे पास। तुराब ने कहा, बेटी चाय पियोगी या ठंडा? वो बोली, नहीं अंकल, मैं कुछ नहीं पीऊँगी और ना ही ज़्यादा देर यहाँ रुकूँगी। बेगम शाह ने कहा, अरे बेटी, तुम पहली बार यहाँ आई हो, जल्दी चले जाओगी। मैं फिर किसी दिन आऊँगी तो आपके साथ खाना भी खाऊँगी और खूब बातें भी करूँगी। अभी दिल को धड़का लगा हुआ है कि किसी ने मेरा पीछा ना किया हो। वैसे मैं बहुत मोहतात रह रही हूँ। वापसी में भी मोहतात रहना होगा। बेगम ये ठीक कह रही है, हशमत वहाँ अकेला होगा। इसे अंदेशों में मुब्तला रह कर इसका इंतज़ार कर रहा होगा। एक सेंटर टेबल पर छोटा सा ब्रीफकेस रखा हुआ था। तुराब शाह ने इसे उठाकर आरजू को देते हुए कहा, इसमें पूरे 5 लाख रुपए हैं बेटी, इसे संभाल कर ले जाना। आप इत्मीनान रखें, मैं यहाँ से सीधी हशमत के पास नहीं जाऊँगी। सड़कों पर इधर उधर घूमते हुए देखूँगी कि कोई मेरा ताक़ब तो नहीं कर रहा है। फिर मुतमईन होकर ही हशमत के पास जाऊँगी। वो खुश होकर बोली, शाबाश बेटी, तुम बहुत समझदार हो। वो जाना चाहती थी। बेगम शाह ने कहा, बेटी एक ज़रा रुक जाओ। ये कहकर वो तेज़ी से चलती हुई अपनी अलमारी के पास गई। फिर इसे खोलकर इसके ब्रीफ केस में से जेवरात का एक बक्स निकालते हुए बोली, पहली बार आई हो इस घर में, इस घर की होने वाली बहू हो, हमारी जान हो, इसलिए हमारी तरफ से ये तोहफ़ा कबूल करो। आरजू ने शुक्रिया कहते हुए इस बक्स को अपने बैग के में रखा। फिर बेगम शाह के गले लगकर बोली, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत में इतना मान देंगे। बेगम शाह ने इसकी पेशानी को चूमते हुए कहा, तुम मेरे हशमत की पसंद हो, हमारे लिए बहुत अहम हो। इस घर से तुम्हें हमेशा मोहब्बतें मिलती रहेंगी। आरजू ने अपना हैंडबैग और ब्रीफकेस उठाते हुए कहा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। वो इससे रुखसत होकर तुराब अली शाह के साथ चली गई। इसी कोठी के बाहर आई। वो बोला, बेटी खैरियत से पहुंचने के बाद हमें फ़ोन ज़रूर करना। वो कार में बैठकर इसे स्टार्ट करते हुए बोली, जी अंकल, बिल्कुल, मैं पहुंचते ही आपको फ़ोन करूंगी और पूछूंगी कि आपकी बेगम की तबीयत कैसी है। तो आप जवाब देंगे कि इनकी तबीयत संभल गई है। तब मैं कहूँगी कि वो बेहतरी महसूस कर रही हो तो इन्हें वो कैप्सूल ना दें। कैप्सूल का लफ्ज़ सुनकर आप समझ जाइएगा कि मैं रकम लेकर बाखैरियत हशमत के पास पहुंच चुकी हूं। अगर मैंने कोई और बात की तो समझ लीजिएगा कि हम ख़तरा महसूस कर रहे हैं और मैं फिर किसी वक्त फ़ोन करूंगी। ठीक है बेटी, मैं समझ गया। अगर पुलिस वाले हमारे कॉल टेप कर रहे होंगे तो वो हमारे क्वार्टर्स को भी कभी समझ नहीं पाएंगे। वो कार ड्राइविंग करती हुई कोठी से बाहर आकर मेन रोड की तरफ जाने लगी। ड्राइविंग के दौरान मोहतात नज़रों से इधर उधर और अखबाइने का
अकब नुमा आईने में देखती रही। इसे कोई मशकूक गाड़ी या आदमी नज़र नहीं आया, कोई इसका ताक़ुब नहीं कर रहा था। मुतमईन होकर गाड़ी की रफ्तार बनाने लगी। इसका रुख अपने क्लिनिक की तरफ नहीं था, वो यूं ही एक दूसरे से सड़क पर मुड़ती जा रही थी। और बहुत दूर जाकर इसने एक केमिस्ट की दुकान के सामने गाड़ी रोक दरवाजे को लॉक करके इस दुकान में गई। वो केमिस्ट इससे दवाएं सप्लाई करता था। वो इससे बातें करने लगी और बातों के दौरान में दूर दूर तक सड़क के दाएं बाएं देखती रही। फिर अपनी कार में आकर बैठ गई। वो तकरीबन 1 घंटे तक बेमकसद घूमने फिरने के बाद अपनी क्लिनिक में आ गई। क्लिनिक के ऊपरी हिस्से में ही इसकी रहायश थी। हशमत वहीं छुपा हुआ था। वो ऊपर रहायशगाह की तरफ नहीं गई। इसने क्लिनिक में आकर एक छोटी अलमारी को खोला, ब्रीफकेस को इसमें रखा, फिर कुर्सी पर आकर बैठ गई। वहाँ एक मरीज़ा इसकी मुंतज़र थी, वो इसे अटेंड करने लगी। आरजू को किसी हद तक इत्मीनान हो गया था कि किसी ने इसका पीछा नहीं किया है। इसके बावजूद वो मज़ीद 1 घंटे तक क्लिनिक में रहने के बाद हशमत के पास जाना चाहती थी। इसने मरीज़ा को दवाएं देने के बाद रुखसत कर दिया। ऐसे ही वक्त असद अजीज़ी एक जवान लड़की के साथ वहाँ आया और मैं इसके दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। आरजू ने इस लड़की से पूछा, हाँ बोलो क्या तकलीफ़ है? लड़की ने सर झुका लिया, कुछ शर्माने लगी। असद अजीज़ी ने कहा, ये नहीं बता सकेगी, बात यह है कि इसके पाँव भारी हो गए हैं और ये शर्मा रही है। आरजू ने कहा, शर्माने की क्या बात है, शादी के बाद तो दुनिया की हर लड़की माँ बनती है। असद अजीज़ी ने कहा, यही तो प्रॉब्लम है, इसकी शादी नहीं हुई है, ये हमल ज़ाया कराना चाहती है। वो ज़रा नागवारी से बोली, आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं ये गैर कानूनी काम करूँगी? वो एक फुला हुआ लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसमें 50,000 हैं। एक लेडी डॉक्टर ने इसे चेक किया था, ये माँ बनने वाली है। मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है, प्लीज़ आप इसका मुकम्मल चेकअप करें। वो बोली, मैं इसका चेकअप तो कर दूंगी और ये भी बता दूंगी कि ये माँ बनने वाली है या नहीं, मगर इसके बाद आप मुझसे कोई तवक्को ना करें, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। वो बोली, चलें आप हमारी तसल्ली तो कर दें, अगर ये माँ बनने वाली नहीं होगी तो मैं इस खुशी में ये 50,000 आपके पास छोड़कर चला जाऊँगा, यानी आप रिश्वत देने से बाज नहीं आएंगे। प्लीज़ इस रकम को अपने पास रखें, वरना मैं मायने से भी इनकार कर दूँगी। असद अजीज़ी ने वो लिफाफा उठा लिया। आरजू अपनी जगह से उठते हुए इस लड़की से बोली, मेरे साथ आओ। वो लड़की अपनी जगह से उठकर इसके पीछे चलती हुई दूसरे कमरे में चली गई। असद अजीज़ी भी अपनी जगह से उठ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसी कमरे के दरवाजे पर आया। वहाँ कुछ देर इंतज़ार करता रहा, फिर वह दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। आरजू ने पलट कर से देखा, फिर कहा, प्लीज़ आप तो बाहर बैठें। इसने लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकाल कर इसे दिखाते हुए कहा, इसमें साइलेंसर लगा हुआ है, तुम्हारे चीखने से पहले ही गोली चलेगी और कोई आवाज़ नहीं होगी। वो समझ गई कि पुलिस वाले इसका ताक़ब करते हुए वहाँ चले आए हैं। इसने परेशान होकर पूछा, आप कौन हैं? वो बड़े ही शफ़ाक लहजे में बोला, तुम कोई सवाल नहीं करोगी, सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दोगी। ये बताओ, हशमत के घर क्यों गई थी? हाँ, आप किस हशमत की बात कर रहे हैं? मैं कुछ देर पहले सोसाइटी के बंगले में अपनी मरीज़ा को देखने गई थी। तुमने मरीज़ा का मायना किया होगा, इसे दवाएं दी हुई होंगी। ज़ाहिर है मैं इसीलिए गई थी। इस मरीज़ा को क्या बीमारी है? वो इसके सवालों से बौखला गई थी। फिर बोली, वो एक खातून है, इन्हें शाक पहुंचा है, इनका बेटा कहीं गुम हो गया है। तुमने इसे ज़हनी सुकून के लिए दवाएं दी होंगी। वो उलझ कर बोली, बेशक मैंने यही किया है, इसे इंजेक्शन भी लगाया है ताकि वो गहरी नींद सो जाए। तुम्हारी फ़ीस कितनी है? मैं मरीज़ों के घर जाकर मायना करने के 800 लेती हूँ और दवाओं के अलग लेती हूँ। वो तंज़िया अंदाज में बोला, 800 रुपये इतने ज़्यादा तो नहीं होते कि इन्हें ब्रीफ केस में रख कर लॉक कर दिया जाए। आरजू के जहन को झटका सा लगा। वो एकदम पीछे हट गई, परेशान होकर इसे देखने लगी। फ़ौरन ही बात बनाकर कोई माकूल जवाब ना दे सकी, हिचकिचाते हुए बोली, आप कौन हैं? वो मुस्कुरा कर बोला, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। आरजू ने चौंक कर इसे देखते हुए देखा। वो बोला, मैं हशमत का दोस्त हूँ और इसे तलाश कर रहा हूँ। तुम सीधी तरह मुझे इसके पास नहीं ले जाओगी, इसलिए पहले ब्रीफ केस दिखाओ, इसे कहाँ रखा है? वो हिचकिचाने लगी, फिर बोली, इस कमरे में चलो, वो अलमारी में रखा है। नहीं, अलमारी की चाबी इस लड़की को दो। आरजू ने ना चाहते हुए भी अलमारी की चाबी
वो इस लड़की चाबी वो लड़की को दी और वो लड़की वहाँ से चली गई। वो बोला, अगर तुम मेरे अहकामात की तामील करती रही और हशमत के साथ खैरियत से रहोगी, तुम यकीन करो मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे इनके पास ले चलो। क्या तुम वाकई हशमत के दोस्त हो? वो मुस्कुरा लगा, फिर बोला, नहीं दोस्त नहीं हूँ, वो मुझे जानता है, ना मैंने कभी इसकी सूरत देखी है। मैंने तुमसे कहा है मुझसे कोई सवाल ना करो, मेरे सवाल का जवाब दो, अभी मुझे इसके पास ले चलो। वो लड़की ब्रीफ केस ले आई। इसने आरजू से इसे कहा, इसे खोलो। आरजू ने इसे लेकर स्ट्रेचर पर बेड पर रख कर खोला तो सूटकेस नोटों से भरा हुआ था। असद अजीज़ी ने कहा, मैं ये रकम नहीं लूँगा, आखिरी बार पूछता हूँ, मुझे हशमत के पास पहुँचाओगी या नहीं? वो साइलेंसर लगे और वाल को देखकर थूक निगलते हुए बोली, हाँ पहुँचाऊँगी, मेरे साथ चलो। कितनी दूर जाना है? वो ऊपर इसी क्लिनिक के ऊपर रहायशी हिस्से में है। क्या सीढ़ियाँ बाहर से हैं? नहीं, यहाँ कॉरिडोर में जीना है। असद अजीज़ी ने लड़की से कहा, जाओ तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो आरजू के साथ चलता हुआ कॉरिडोर में आया, फिर इसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपरी हिस्से में पहुँचा। आरजू आगे बढ़कर एक दरवाजे पर दस्तक दी, फिर कहा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा फ़ौरन ही खुल गया। हशमत असद अजीज़ी को देखकर एकदम से बुखला गया। असद ने दरवाजे पर एक लात मारी तो पूरी तरह खुल गया। हशमत पीछे हटते हुए आरजू से बोला, ये क्या कर रहा हो? ये क्या कर रहे हो? वो रोती हुई सूरत बनाकर बोली, मैं धोखा देने यहाँ नहीं आया हूँ, पता नहीं है कैसे मेरा ताक़ब करता हुआ यहाँ पहुँच गया। हशमत ने इससे पूछा, तुम कौन हो? अगर मुझ पर भरोसा करोगी तो दोस्त, वरना दुश्मन। मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ, इसलिए भरोसा करो, आओ बैठो। वो तीनों मेज़ के अतराफ कुर्सियों पर बैठ गए। असद अजीज़ी ने कहा, तुमने किसी का मर्डर नहीं किया है, किसी बैंक में डाका बैंक में लूटा है, कोई छोटी सी चोरी भी नहीं की, सिर्फ एक इज्जत लूटना चाहते थे, इसमें भी नाकाम रहे हो। तुमने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया है, फिर क्यों चोरों की तरह यहाँ छुपे हुए हो? तुम नहीं जानते हो, इस लड़की का भाई एसपी है और बहुत खर दिमाग है। मैंने इसकी बहन की इज्जत नहीं लूटी, बेइज्जती की और वो इस बेइज्जती का इंतकाम लेगा। असद अजीज़ी ने अपने जेब से एक तयशुदा कागज़ निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया, फिर कहा, इसे पढ़ो। हशमत ने इसे खोल कर देखा तो वो कोर्ट से जारी करदा ज़मानतनामा था। वो इसे पढ़ने के बाद हैरानी से बोला, क्या मेरी ज़मानत मंजूर हो चुकी है? तुम तालीम याफ्ता हो, पढ़े लिखे हो, देखो इस पर अदालत की मोहर लगी हुई है, एक जज के दस्तखत हैं। अब वो एसपी स्वयं तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? अब एसपी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? मैंने कहा ना, वो बहुत ही खर दिमाग है। मेरे डैडी ने मुझे बताया कि दुर्दना बेगम ने कोर्ट से अपने बेटे के लिए ज़मानतनामा हासिल किया था। इस एसपी ने ज़मानतनामे को जला डाला था और जवाद को गिरफ़्तार करके ले गया था, और मेरे साथ भी ऐसा ही कर सकता है। अजीज़ी ने कहा, इसका बाप भी ऐसा नहीं कर सकेगा। इसके ज़मानतनामा गैर क़ानूनी था, लेकिन हमने ये पक्का काम किया है, इसे जलाएगा तो इसकी वर्दी उतर जाएगी। हशमत ने सोचती हुई नज़रों से आरजू को देखा। वो इसके ज़मानतनामा लेकर पढ़ रही थी, फिर बोली, ये तो वाकई पक्का है, वो एसपी तुम्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकेगा। हशमत ने कहा, तुम तो वाकई दोस्त बनकर आए हो, फिर रिवाल्वर दिखाकर हमें धमकियाँ क्यों दे रहे हो? पार्ट 32 यहाँ पर रोक रहा हूँ और मुक़द्दर का सिलसिला जारी है। समाअत फरमाते रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए।